हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्स स्मूथ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक अपने दो फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं, फॉर्म नंबर 1 ITR 1 एंड ITR 4। ITR 1 में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको चेक करनी है आप डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक में चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ITR 4 में क्या मेजर चेंज आया है। इन क्रक्स में अगर आपको बताऊं तो मेजरली 2 चेंजेस ITR 4 में किए गए हैं। नंबर 1, ITR 4 अब जो आप फाइल कर सकते हैं वो असेसीज, वो टैक्स पेयर्स भी फाइल कर सकते हैं जिनका कैपिटल गेन है। अभी तक के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर आपका कैपिटल गेन होता था तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते थे, आपको जाना पड़ता था ITR 2 फाइल करें या फिर ITR 3 फाइल करें। बट अब अगर आप छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं, उसके साथ साथ आपके पास आपको कोई कैपिटल गेन भी हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो चेंज है ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए लाया गया है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपीस तक का हो रहा है तो आप ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके का चेंज ITR 1 में भी लाया गया था, डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया आपको। इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ सेम चेंज 1.25 लाख तक की आपकी इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, आप ITR 4 में भी शो कर सकते हैं। ITR 4 कौन कौन यूज कर सकता है अगर मैं उसके बारे में बताऊं आपको, तो अगर आपका जो बिजनेस से इनकम है वो 50 लाख रुपीज से कम है कि आप प्रिजम्पटिव के अंदर दिखाना चाहते हैं, यानी कि आप 44 AD का, ADA का या फिर 44 AE सेक्शन का यूज करना चाहते हैं तो आप ITR 4 को फाइल किया करते थे। ITR 4 को फाइल करते समय अगर आपका मान लीजिए 1000 रुपीज का भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था तो आपको अननेसेसरी ITR 3 के लिए स्विच करना पड़ता था। और ITR 3 सच अ लेंथी फॉर्म, बहुत सारे पेजेस हैं उसके अंदर, छोटे से चेंज के चक्कर में कहां आप 44 AD को यूज करते हुए ITR 4 में अपनी रिटर्न को फाइल करते और वहीं सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज के गेन के चक्कर में आपको एक ITR 3 का लेंथी फॉर्म फाइल करना पड़ रहा था। तो टैक्स पेयर को रिलीफ प्रोवाइड करते हुए डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर आपका 1.25 लाख रुपीज तक का गेन है और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और ये गेन आपका किस चीज का है, अगर ये गेन आपका कवर होता है सेक्शन 112A सेक्शन के अंदर, यानी कि आपका जो ये गेन है वो इक्विटी शेयर्स को सेल करने से आ रहा है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल करने से आ रहा है, या फिर आपके जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं उनको सेल करने से आ रहा है, तो आप ITR 4 में ही उस इनकम को दिखा दीजिए, आपको कोई भी ITR 3 को फाइल करने की जरूरत नहीं है। और ये 1.25 लाख का क्राइटेरिया इसलिए दिया गया क्योंकि 1.25 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी कैपिटल गेन पे नहीं करना पड़ता। पहले ये लिमिट आपकी 1 लाख रुपीज की हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर लास्ट बजट में 1.25 लाख कर दिया गया। ये चेंज आपको कहां देखने को मिलेगा वो भी बता देती हूँ। ये जो मैंने डेस्कटॉप पे खोल के रखा है ये हमारा ITR 4 का फॉर्म है जो अभी लेटेस्ट आया है आपका AY 2025-26 के लिए। ये चेंज आपको इसी फॉर्म में नीचे जब आप जाएंगे यहाँ पर D नंबर कॉलम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेएबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी कंडीशन ही ये है कि आपका जो गेन है वो 1.25 लाख से कम होना चाहिए, तो आप जो है इनकम टैक्स के क्राइटेरिया में आएंगे ही नहीं। यहाँ पे आपको डालना है टोटल सेल कंसिडरेशन, देन कितने का आपने वो परचेज किया था शेयर या म्यूचुअल फंड, देन आपका फाइनल गेन उसके ऊपर निकल के यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आएगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको एड ऑन करके बताना चाहती हूँ, एक है आपका कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, एक है आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डील कर रहे हैं, यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लास्ट ईयर की आपके कोई लॉसेस हैं जो आप इस साल की रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड करके अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहते हो, ताकि आपका जो कमिंग प्रॉफिट है या फ्यूचर प्रॉफिट है वो से एडजस्ट कर पाए आप। या फिर ये भी हो सकता है कि करंट ईयर में आपको लॉस हो रहा हो, या फिर करंट ईयर में आपका जो प्रॉफिट है वो आप लास्ट ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट करके फिर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख तक बचता है और फिर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनेगा। तो इस तरीके का अगर आपका कोई सिनेरियो चल रहा है, आप पहले साल का अपना प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करके लाना चाहते हैं, या फिर इस साल का अगर आपका कोई लॉस है जो आप आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ITR 4 फॉर्म को नहीं यूज कर सकते। इसके लिए अगेन आपको ITR 3 को ही यूज करना पड़ेगा जो कि आपका डिटेल्ड फॉर्म है, क्योंकि कहीं पर भी ITR 4 में ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के जो जगह है, ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड को मेंशन करने का स्पेस नहीं दिया गया है। तो ITR 1 और ITR 4 में जो ये चेंज इन्होंने सडन चेंज डाला है, ये सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जिनका छोटा मोटा कैपिटल गेन होता है जो कि एग्जाम नेचर का है अंडर सेक्शन 112A, तो उनके लिए उन्होंने एक बेनिफिट दे दिया कि बिसाइड दिस कि आप एक लेंथी फॉर्म को फाइल करें, आप इसी फॉर्म में उस इनकम को मेंशन कर दीजिए। बट अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म्स को यूज नहीं कर सकते। सेकंड चेंज जो ITR 4 फॉर्म में लाया गया है वो है आपका कि आप कौन से टैक्स रेजिम में अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं, उसका सिलेक्शन इस रिटर्न में आप किस तरीके से करेंगे। देखिए अभी तक का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होता था, आपको कौन सी टैक्स रेजिम में भरना है उस पर आप येस और नो करते थे और अपनी रिटर्न को आगे कंटिन्यू कर देते थे। अगर आप ITR 4 भर रहे हैं और अगर आप अपनी टैक्स रेजिम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका एक फॉर्म होता है फॉर्म 10IEA जो आपको रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले फाइल करना होता है।
ओके, तो इसी 10IA फॉर्म को लेके इन्होंने फर्दर 3 डिवीजन किए हैं, आपका कौन सा टैक्स रिजीम आप फॉलो करेंगे उससे रिलेटेड। तो वो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ क्योंकि वर्डिंग्स थोड़ी सी टेक्निकल है, रिटर्न फाइलिंग में आपको हेल्प करेगा। ये फॉर्म मैंने बता दिया क्यों आपको फाइल करना होता है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो आपकी रहने वाली है वो न्यू टैक्स रिजीम रहने वाली है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 3 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट में ये आपको बोल रहे हैं, हैव यू एक्साइज द ऑप्शन ऑफ सेक्शन 11BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, कि क्या आपने लास्ट ईयर की जब रिटर्न फाइल करी थी अपनी जो टैक्स रिजीम थी, न्यू टैक्स रिजीम थी, उससे आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन आपने क्लिक किया था। यानी कि लास्ट टाइम आपने फॉर्म 10IE अपना फाइल करके अपनी न्यू टैक्स रिजीम को ड्रॉप किया था, तो आपको कॉलम नंबर 1 में देखना है कि आगे क्या इन्होंने आपसे पूछा है, यस या नो, किया था या नहीं किया था। अगर आपने लास्ट ईयर अपना ये वाला फॉर्म भर के अपनी न्यू टैक्स रिजीम को ड्रॉप किया था तो आपको ए कॉलम पे टिक करना है, अगर ड्रॉप नहीं किया था तो आपको नो पे करना है। यस पे जब आप जाओगे, इसको फर्दर पढ़िए, इफ यस प्लीज फर्निश द डेट ऑफ फाइलिंग द एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ फॉर्म 10IEA फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। लास्ट ईयर के एक्नॉलेजमेंट नंबर को ये मांग रहे हैं आपसे। डू यू विश टू कंटिन्यू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। ये कह रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि करंट असेसमेंट ईयर में भी आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो नहीं करना चाहते, मतलब उस स्कीम से आप बाहर ही रहना चाहते हैं, यस या नो। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करना है तो आप यस कर दीजिए कि हाँ हम तो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं करना चाहते। अगर आप चाहते हैं कि आप न्यू टैक्स रिजीम को दोबारा ऑप्ट कर लें तो आप नो कर दीजिए कि मैं ऑप्ट आउट नहीं करना चाहती न्यू टैक्स रिजीम से। इफ नो प्लीज फर्निश द डेट ऑफ फाइलिंग एक्नॉलेज नंबर ऑफ द फॉर्म 10IEA। ये कह रहे हैं कि अगर आप नो पे क्लिक कर रहे हो, यानी कि आप न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करना चाहते हो आप इस साल के लिए, तो अपना फ्रेश फॉर्म जो आप 10IEA इस साल के लिए फाइल करेंगे उसका आप एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने पिछले साल अपना न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट किया था और इस बार आप न्यू के लिए दोबारा जाना चाहते हैं तो आपको दोबारा से 10IEA फॉर्म भरना पड़ेगा और इसका जो ये सेकंड पार्ट में आपने नो किया है वहां पर उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है मेंशन करना होगा। सेकंड पॉइंट में ये आपसे पूछ रहे हैं कि मैंने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि क्या आपने ऑप्ट आउट किया था, यस में हमने सिनेरियो पढ़ लिया, अब है नो कि हमने ऑप्ट आउट किया ही नहीं था, हमने न्यू टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न भरी थी लास्ट टाइम। प्लीज सिलेक्ट नो इवन इफ फॉर्म 10IEA वाज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं, एक बात तो इन्होंने कही कि आपने भरा ही नहीं था, आपने न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो ही नहीं, न्यू टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न भरी, आपने ओल्ड में शिफ्ट ही नहीं किया इस फॉर्म को फाइल करके। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर आपने ड्यू डेट के बाद भरा है तो भी आप इसको ऑप्शन को नो पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आप ड्यू डेट के बाद फॉर्म 10IEA फाइल करते हैं तो वो इनवैलिड होता है, उसका कोई रेलिवेंसी नहीं है, तो आप नो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे अगर आपने ड्यू डेट के बाद भरा है या आपने भरा ही नहीं है तो। डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। क्या आप इस बार, पिछली बार तो आपने न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न भरी, इस बार आप ओल्ड में भरना चाहते हैं, तो अगर आप यस पे करेंगे तो ये कह रहा है अगर आप यस पे कर रहे हैं तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और फाइलिंग डेट इस बार के फॉर्म 10IEA की फाइल करके यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम ही आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है इस साल के लिए। तो इन दोनों पॉइंट्स का अगर मैं क्रक्स निकालूं तो अगर आप करंट ईयर के लिए न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं और अगर आपने पहले ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया था 10IEA आप पिछले साल भर चुके हैं, तो इस बार आपको अगेन भरना है, क्योंकि आप जो है फिर से उसके अंदर क्राइटेरिया में आ गए, आप फिर से जो है न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हो। दूसरे पॉइंट में है कि आपने पिछली बार नहीं भरा, आपने न्यू में भरी, इस बार आप ओल्ड में भरना चाहते हैं तो आप दोबारा भरो फॉर्म 10IEA। तो फॉर्म 10IEA किस चीज के लिए हो गया, दोनों ही चीजों के लिए हो गया। आपको न्यू सेलेक्ट करना है तो आपका जो है, आप पिछली बार ओल्ड सेलेक्ट कर चुके थे, इस बार न्यू सेलेक्ट करना है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर पिछली बार आपने न्यू सेलेक्ट ओल्ड के लिए नहीं भरा था, इस बार आपको न्यू में भरनी है, तो आपका वही सिस्टम चलता आ रहा है, पिछली बार भी न्यू में भरा था, इस बार भी न्यू में भरना चाहते हैं, यही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, तो इसके लिए आपको 10IEA भरने की जरूरत नहीं है। बट अगर पिछली बार ऑप्ट आउट करके दोबारा आप न्यू में आना चाहते हैं तो आपको भरना पड़ेगा। तो थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स हैं ये दो, बट लैंग्वेज बहुत सिंपल है, अगर आपको ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कहां आपको टिक करना है और कहां नहीं करना। थर्ड पॉइंट है आपका नॉट एप्लीकेबल, कि मैंने तो पिछली बार 10IEA इसलिए नहीं भरा था क्योंकि मैंने तो अपनी सैलरी की रिटर्न भरी थी, मैंने ITR 1 भरा था, या फिर जो है मैंने कोई और फॉर्म भरा था जिसमें उसी फॉर्म में आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे ITR 1 में होता है आपको 10IEA की जरूरत ही नहीं है, सैलरीड वालों को जरूरत नहीं होती 10IEA फाइल करने की, क्योंकि फॉर्म में ही इनबिल्ड होता है कि आप ऑप्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो अगर पिछली बार अगर आपने ऐसा कोई फॉर्म भरा था फॉर्म 1 या फॉर्म 2 जिसमें इस तरीके की जरूरत नहीं है, तो आपको सी में जाना है। अगर आप सेम फॉर्म फॉलो नहीं कर रहे तो सी कॉलम पे आपको आ जाना है। डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। करंट असेसमेंट ईयर में क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आपकी न्यू टैक्स रिजीम है, तो क्या आप इसको
को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। अगर आप यस करेंगे तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप नो कर रहे हैं तो इसका मतलब तो आप कोई चेंज चाहते ही नहीं है, जो डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है उसी को ही आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको फॉर्म भी फाइल करने की जरूरत नहीं है और आप अपनी एज इट इज रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। पॉइंट्स की वर्डिंग्स बहुत सिंपल है बट कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। आप अगर इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यस और नो बहुत ही ज्यादा ध्यान से करिएगा, क्योंकि जो आपका रिटर्न फाइल करने के बाद प्रोसेस होके आएगी, जो आपका 143(1) जनरेट होगा, वो आपके इन्हीं 3 ऑप्शंस के बेसिस पर जनरेट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है ढंग से, यस की जगह नो कर दिया। आप रिटर्न फाइल कर रहे हो न्यू टैक्स रेजिम में और आपने ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है ऊपर ओल्ड टैक्स रेजिम का, या रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप ओल्ड के अकॉर्डिंग और ऊपर आपने गलती से सिलेक्ट कर लिया कि आप न्यू के अकॉर्डिंग फाइल कर रहे हैं, तो आपकी जो 143(1) जनरेट होगी वो उसी टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग जनरेट होगी जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे किसी भी तरीके की गलती कर दी तो आपकी बहुत अच्छी डिमांड निकल के आने वाली है। और ये जो रिटर्न प्रोसेस होगी ये ड्यू डेट के बाद होगी, तो उस टाइम के बाद आप 10(i)(EA) भी फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका टाइम लिमिट भी होता है कि आपको ड्यू डेट से पहले ही फाइल करनी होती है। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखिए, मैंने पहले ही बता दी है। फॉर्म्स अभी जो आए हैं वो PDF आई है सिर्फ, अभी यूटिलिटीज नहीं आई है। जैसे ही यूटिलिटीज आएंगी सब लोगों की रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो जाने वाली है, तो इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखकर ही अपनी रिटर्न फाइलिंग करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिटेलिंग में अगर और फॉर्म्स को समझना चाहते हैं तो टैक्स स्मूथ से जुड़े रहिए और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।